नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन चर्चा करते हैं एक नए विषय पर, और आज हम फिर से आपके साथ मौजूद हैं एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ तीन प्रतिभागी भी यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने विषय का नाम बताते हैं आपसे। ये विषय है उभरते युवा, नई सोच, नई उड़ान। और हमारे साथ तीन प्रतिभागी जो मौजूद हैं, सबसे पहले हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ हैं आभास कुमार, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में डिजिटल मीडिया में अपनी नई पहचान बना ली है। आभास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ प्रतिभागी मौजूद हैं प्रिंस कुमार, जिन्होंने भी बहुत ही कम उम्र में 10वीं कक्षा पास करने के बाद ही उन्होंने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम शुरू कर दिया है। प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। धन्यवाद। वहीं एक और प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष पाठक जी, जिन्होंने काफ़ी दिनों से बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवानी शुरू कर दी है, और आज भी वो बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहला सवाल हमारा आभास जी से रहेगा। आभास जी, आपने काफ़ी कम दिनों में डिजिटल इंडिया में अपना एक नाम बना लिया है, तो ये ख्याल आपके मन में किस प्रकार आया? जब कोरोना काल का दौर था और सभी पूरे देश में या कहें कि पूरे विश्व में लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण सभी विद्यालयों और निजी संस्थानों को बंद करा दिया गया था, तो उस समय मैंने बच्चों के लिए कार्य किया था। स्पेशली जो यंगस्टर हैं, जो देश के भविष्य हैं, उनके लिए मैंने कार्य किया था। और मैंने एक वेबसाइट डेवलप की थी जिसमें उन्हें क्विज़ प्रतियोगिता, छात्रवृत्ति और अनेक तरह की स्कीम जो भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी, उनकी जानकारी मैंने उन तक विस्तृत रूप से पहुंचाई थी। तो मेरा मुख्य उद्देश्य इस वेबसाइट का बनाने का यही था कोविड टाइम में, कि बच्चे को जो घर में बैठे हैं वो मानसिक तनाव उनके अंदर ना आए, वे सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और भारत सरकार, राज्य सरकार ने अपने तरफ से कई तरह की मुहिम कोरोना काल से लेकर अभी तक चला रखी हैं, जिन्हें सीधा ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को लाभ मिल रहा है। आभास जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, लेकिन आभास जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। आपने काफ़ी सारे पुरस्कार भी जीते हैं, आपको कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान आपने जो डिजिटल इंडिया बनाया कोरोना के टाइम में, आपने काम को शुरुआत काम की, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका था? इस विषय में सबसे बड़ा योगदान तो सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहूँगा। और मुझे बाहरी स्रोतों से भी, जैसे कि कई तरह के पदाधिकारी जो हमारे ज़िले के पदाधिकारी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं यहाँ पे। उन्होंने भी मुझे उस दौर में काफ़ी प्रोत्साहित किया था कि जो तुम कार्य कर रहे हो, रचनात्मक कार्य है, ये आगे जाकर कोविड के टाइम के बाद भी ग्रामीण परिवेश के बच्चों को इससे सहूलियत होगी। और मैं संकल्पित भी हूँ आगे ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में भी जितने बच्चे हैं जो अभी यंग हैं, उनके लिए कार्य कर रहा हूँ और कार्य करने के लिए संकल्पित भी हूँ। आभास जी, जिस तरीके से आपने नए काम को अंजाम दिया, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई और इसकी ट्रेनिंग कैसे आपने ली, हम ये जान। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मैंने 10वीं कक्षा के बाद की, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7 निश्चय योजना लागू किया गया पूरे बिहार में, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उसके तहत मैंने 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वहीं से मुझे इसकी प्रशिक्षण दी गई कि कैसे इसको तैयार किया जाता है, कैसे इसको डेवलप किया जाता है, और कैसे इसको रिलीज़ किया जाता है, और कैसे लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की ड्रीम योजना थी, कुशल युवा कार्यक्रम, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। तो उसी के माध्यम से मैं इससे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना ये इस काम को अंजाम दे पाया हूँ। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो कोविड टाइम में माननीय ये कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करके वेबसाइट डेवलप किया, उसके बाद में इस वेबसाइट को कोविड के दौर में कम 20 लाख से अधिक लोगों ने इसे देखा, पूरे देश में देखा, और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसे देखा गया है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने कुशल युवा कार्यक्रम जैसे इस महत्वाकांक्षी योजना को लाकर बिहार के युवाओं में शिक्षा समृद्धि के साथ साथ संगणक के विषय में भी एक अलग मुहिम चलाई है। और मैं अपने युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगी कि आप भी अगर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो इस योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त करें और राष्ट्र निर्माण में, बिहार के नवनिर्माण में अपना योगदान दें।
जी बिल्कुल आभास जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं आज के युवाओं के लिए कि किस प्रकार आज के युवा अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसकी तैयारी कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रतिभागी प्रिंस कुमार भी मौजूद हैं जो कि मधेपुरा जिला अंतर्गत ग्वालपारा प्रखंड के एक छोटे से गांव से आते हैं और इन्होंने काफ़ी ही कम उम्र से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम शुरू कर दिया है। तो प्रिंस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि आप जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, इसमें क्या कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है? कठिनाइयों का सामना अगर अलका जी आप बोले हैं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ पे एजुकेशन को समझ नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे मधेपुरा जिला से सुदूर काफ़ी गांव जो है दूर गांव में जहाँ की एजुकेशन की कमी थी। तो सबसे पहले उन सभी अभिभावकों को अवेयर करना कि अपने बच्चों को क्यों पढ़ाया जाए। हाँ, उनको पढ़ाने से, बच्चों को पढ़ाने से वो आगे बढ़ेंगे, वो क्या कर सकेंगे, उनको सबसे पहले मोटिवेट करना, पॉजिटिव करना, ताकि बच्चे गलत रास्तों पे ना जाए। तो प्रिंस, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई और साथ ही साथ आपने हमारे दर्शकों को जागरूक करने का काम भी किया है कि अगर कृषि प्रधान गांव भी है, राज्य भी है, तो भी हम बच्चों को शिक्षा दे पाए और किस प्रकार दे पाए, इसके बारे में आपने काफ़ी ही अच्छी बातें कही हैं। साथ ही हमारे तीसरे प्रतिभागी आशुतोष पाठक भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम आशुतोष जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बच्चों से करवाते हैं, आपके मन में इसका ख्याल किस प्रकार आया? सबसे पहले उड़ान देख रहे सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी का जो विचार जो मेरे मन में जो आया, तो हम जब तैयारी जो शुरू किए तो उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आ रही थी, कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहे थे। तो हमने जब एग्ज़ाम के अंदर, जब एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठते थे तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती थी, जो क्वेश्चन आते हुए भी गलती होती थी। तो मेरे मन में आया कि कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन की कमी है, तो उस गाइडलाइन को कैसे पूरा किया जाए, तो उस पर हमने काम करना शुरू किया। और काम करना जब शुरू किया तो इसमें मुझे हमारे गुरुदेव जो हैं, स्नेह सर हैं, उनकी काफ़ी बहुत ही एक कह सकते हैं कि सहायता मिली। उन्होंने बार बार मुझे गाइडलाइन किया कि कैसे आप बच्चे को तुम आशुतोष कुछ बना सकते हो, जब तुम अगर नहीं बनते हो तो तुम बना सकते हो। तो वहाँ पे हमने काम करना शुरू किया और जहाँ मेरी गलतियाँ होती थी उस गलती को हम कम करना शुरू किए और तैयारी के दरमियान जो भी गलतियाँ मेरे से होती थी उनको हम दूर करके अपने छात्रों के सामने रखे। तो सर ने जो मुझे हमारी जो कमियाँ जो देखी, उस कमियों को दूर करने का उन्होंने उपाय बताया और फिर हम उसको क्लासरूम में फॉलो करवाने शुरू कर दिए। आशुतोष जी, आपसे एक और सवाल मेरा रहेगा कि आप जो इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, तो क्या यह निःशुल्क है या फिर इसकी कोई फी भी लेते हैं आप? नहीं मैम, निःशुल्क तो हम रखे हुए हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए हैं जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं या फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। नहीं तो हम एक मिनिमम चार्ज रखे हुए हैं और मेरा एक ही सोच है कि जो मुझे नहीं मिला वो मेरे बच्चों के से मुझे प्राप्त हो। और जहाँ ज़रूरत होती है, जिनसे ज़रूरत होती है, मैं उनसे पैसा लेता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि नहीं उनसे हमें नहीं लेना चाहिए और मुझे उनको आगे बढ़ाना चाहिए, तो मैं उनसे उसके एवज में अपना एजुकेशन देता हूँ और फिर उनको शिक्षित करता हूँ। एक चीज़ और हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे प्रतियोगी परीक्षा के बच्चों को कि वो शॉर्ट टर्म अपनाते हैं, जो नहीं होना चाहिए। कोई भी बच्चे आते हैं और कहते हैं कि सर मुझे कम समय में ही तैयारी करवा दी जाए, तो यहाँ हम उनको एक यहाँ से संदेश देना चाहेंगे कि आप पूरे सिलेबस को कवर कीजिए और 3 चीज़ को फॉलो कीजिए: प्रैक्टिस, कंटिन्यूटी और रिवीजन। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। मुझे यही कठिनाइयाँ सामना करना पड़ा था, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, कोई गाइडलाइन दे नहीं पा रहा था, तो रिवीजन हम कर नहीं पा रहे थे, कंटिन्यूटी थी नहीं। कभी सोचते थे कि इतने समय में तैयारी हो जाएगी तो फिर दूसरा भी काम, तो लेकिन ये जो कठिनाइयाँ जो हुई हम इन बच्चों के सामने रखे और उनको दूर करवाए। और एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे आप जो पूछी हमसे कि निःशुल्क की जो बात, तो करीब करीब 11 सालों से, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षों के जो प्रतियोगी जो छात्र जो हैं उनके साथ साथ जो एकेडमी वाले जो बच्चे हैं, 9th-10th के जो बच्चे हैं, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास न के बराबर, तो हम उनसे कुछ नहीं लेते हैं
और ये मेरा टारगेट है। और अगर माँ की कृपा रही तो हर साल वैसे 2 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो जिनको हम निःशुल्क सेवा देते रहेंगे। आशुतोष जी, आप सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं बच्चों को, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त हुई? हाँ, अलका मैम, सबसे पहले तो हमारी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो क्लास 6 तक हमारे गांव आरा में एक गांव है बीरमपुर, वहाँ से हुई। फिर 22 जनवरी 1997 को हम लोग पटना आए और पटना में दरोगा राय स्कूल सरिस्ताबाद चितकोहड़ा में है, वहाँ से हमारी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। फिर बीडी कॉलेज से हमारी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हुई और फिर मास्टर डिग्री जो हुई वो हमारी जो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से हुई। जी बिल्कुल आशुतोष जी, आपने काफ़ी कम उम्र से ही इस चीज़ों की शुरुआत की है, तो मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से आप इस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, तो आपने कब से इसकी शुरुआत की और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है आपको? हाँ अलका मैम, ये हम जो तैयारी जो करवा रहे हैं हम 2011 से, जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हम 1-2 एग्ज़ाम में जो बैठे तो मुझे लगा कि नहीं, एक गाइडलाइन की कमी है, तो उस पे हमने काम किया और फिर हमने तैयारी शुरू करवाई। जहाँ तक कठिनाइयों की बात है तो आप कोई भी काम करते हैं तो आसान नहीं होता है। ये एक डर रहता है कि बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, लोग मुझे असफल बोलते हैं, तो उन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। और एक चीज़ हम ज़रूर बोलेंगे कि जब आप ईमानदारी पूर्वक और बिना हार माने, ये आपको दिमाग में नहीं लाना है कि हम हार जाएंगे, केवल और केवल आपको ईमानदारी पूर्वक काम करते रहना है, तो आपके सामने सफलता आती है, जीत निश्चित होती है। और कठिनाइयाँ तो हर काम में आती हैं, तो उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। और हम युवाओं को भी यही कहेंगे कि जो भी कठिनाइयाँ आए उस कठिनाइयों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अपने लक्ष्य को, टारगेट के लक्ष्य को पूरा कीजिए और ईमानदारी पूर्वक। और फिर एक बार बोलेंगे कि तैयारी के दरमियान बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 चीज़ को फॉलो कीजिए: प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी। आपकी जीत निश्चित होगी। हार नहीं होती है, जीवन में सब कुछ सीखा जाता है। तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं कि किस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको क्या कुछ करना चाहिए। तो दर्शकों, अभी आप हमारा कार्यक्रम उड़ान देख रहे हैं और अब तक आपने देखा कि किस प्रकार से हमारे साथ 3 प्रतिभागी मौजूद हैं जो कि आज के उभरते युवा हैं और किस तरह से इन लोगों ने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने काम को अंजाम दिया है। तो वहीं हम एक बार फिर से रुख करेंगे अपने प्रतिभागी आभास कुमार की तरफ। और आभास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब से आपने इन सारे कामों की शुरुआत की, आपने बताया कि कोरोना काल से आपने शुरुआत की, तो उसके बाद से कितने सारे लोगों का आपको इसमें सपोर्ट मिला और साथ ही साथ आपने कई सारे पुरस्कार भी जीते, तो उस वक्त का नज़रिया और अब का नज़रिया आपके प्रति लोगों का क्या है? सर्वप्रथम तो मैंने कार्य किया और कार्य को कार्य समझकर ही कार्य किया जी, क्योंकि कोविड टाइम में वो ऐसा वक्त था जो अपने आप को संभालने का था और अपने साथ साथ समाज के जो युवा हैं, उभरते हुए चेहरे, उनको सपोर्ट करने की आवश्यकता थी जी। क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी और शहरी क्षेत्र के बच्चे भी, विद्यालय बंद हो जाने के कारण वो लोग अब कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित हो रहे थे जी। तो मैंने ये सोच के इस सिद्धांत पे कार्य किया और मैंने पुरस्कार के लिए मैंने जो कार्य किया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना सारा पुरस्कार मिलेगा, इतने लोगों का समर्थन मिलेगा। और मैं अपने युवाओं को भी बताना चाहूँगा कि मैंने एक छोटी सी शुरुआत करी थी जी, छोटी सी शुरुआत करी थी और आज ये इतना बड़ा हो जाएगा मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि 1 से चल के 20 लाख तक पहुंचना एक बहुत बड़े मुकाम था अपने आप में कोविड के टाइम में जी। तो पुरस्कार का तो जब हम बात करें तो गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने कार्य किया और निरंतर कार्य किया जी। और जब पुरस्कार मिलता है तो अपने आप में खुशी तो होती है, सम्मान पाके अपने कार्य करने की जो उत्तेजना होती है उसमें वृद्धि तो हो ही जाती है जी। खास करके जो लोग मेरे को देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, उन मेरे जो क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं, मेरे साथी हैं, उन्हें भी लगता है कि भाई मैं भी इन्हीं के साथ पढ़ा हूँ,
आखिर क्या कारण रहा है जी। कि इन्हें आज ये पुरस्कार दिया जा रहा है या इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये उत्तेजना होती है जी। कि मैं भी कुछ समाज के लिए रचनात्मक कार्य करूं, जी। जिससे कि मुझे समाज में एक प्रतिष्ठित नागरिक के रूप में भी जाना जाए जी। और बतौर भारत के युवा हम भी अपने देश के लिए, अपने जी। राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। आभास जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें कही है। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया देश को, लोगों को सफल बना रहा है, तो उसी तरह से डिजिटल इंडिया एक चुनौती भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? किसी भी कार्य में, अगर किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उसमें चुनौतियां तो आती ही हैं, लेकिन चुनौतियों का सामना तो हमें ही करना होता है, क्योंकि चुनौतियां तो सामने वाले को कह के नहीं आती कि भाई हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। वो बस हमें लगता है कि हमारे सामने वो चुनौती है, लेकिन अगर हम उसे सही रूप से देखें, अगर हम उसे परखें, तो हमें महसूस होगा कि चुनौती नहीं है। अगर हम सही वे में जाएं, सही पाथ पे जाएं, तो चुनौती नहीं होता है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक सीख होती है कि कहीं ना कहीं मेरे से वो गलती हुई है जिस कारण हमें ये चुनौती लग रही है। और डिजिटल मीडिया, डिजिटल इंडिया आज के दौर में भारत में खास करके, हम कोविड के टाइम से डिजिटल इंडिया इतना प्रचलित हुआ, यूपीआई की बात करें या 5G की बात करें, किसी भी क्षेत्र में बात करें जो सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाई जा रही हैं डिजिटल इंडिया के जो कैंपेन है उसमें, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत अधिकतर वृद्धि हुई है। और मैं यह आज गर्व से कह सकता हूं कि भारत ने जो डिजिटल इंडिया के रूप में एक ऊंचाई छुई है, आज हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया का महत्व है, हम कहीं भी अगर एक सब्जी वाले के पास भी जाते हैं तो यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन रहता है हमारे पास। कैशलेस इंडिया हो गया है। इंडिया को डिजिटल रूप से जोड़ना हमारे लिए एक बहुत भी गर्व का विषय है। और हम ये अभी शौर्य के साथ कह सकते हैं कि हम जो विश्व गुरु बनने का अपना एक सपना है भारत का, जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान डिजिटल मीडिया के, डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही मिलेगा कहीं ना कहीं। और इसे हम चुनौती ना लें। आज के युवा इस डिजिटल मीडिया को, डिजिटल इंडिया को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और डिजिटल इंडिया के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चले, अपनी सहभागिता दें। जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कोई प्रोजेक्ट लाएं जो सरकार से उन्हें प्रोजेक्ट को ले और लॉन्च करे, जिससे कि आम जनमानस को इससे सहूलियत हो। और हमारे देश में अगर हम रोजगार की बात करें तो डिजिटल इंडिया से कई लोगों को रोजगार मिला है। कोरोना काल से ही वर्क फ्रॉम होम का प्रचलन हुआ है, घर बैठे भी लोग काम कर रहे हैं। तो आज के युवा, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा युवा की संख्या है, तो घर से ही लोग काम, अधिकतर युवा कार्य कर रहे हैं। और डिजिटल इंडिया का इसमें सबसे बड़ा रोल है। हम इसे चुनौती के रूप में ना देखें, हम इसे अवसर के रूप में देखें। हमने आपदा को अवसर में बदला है, तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपने भारत को विश्व गुरु बनाने के रूप में हम एक सही दिशा में कदम उठाएं। तो हमें राष्ट्र नागरिक होने पे शौर्य महसूस होना चाहिए और राष्ट्र योगदान में हमारे सबसे बड़ा समर्पण होगा। बिल्कुल आभास जी, आपने बड़ी ही अच्छी बातें कही हैं कि डिजिटल मीडिया को हम चुनौती के रूप में नहीं देखें, बल्कि एक अवसर के रूप में देखें। वही हमारे दूसरी तरफ हमारे दूसरे प्रतिभागी भी मौजूद हैं, प्रिंस कुमार। तो प्रिंस, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, ये काम आप कब से कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप बच्चों के साथ साथ गार्जियन को भी इंस्पायर करते हैं, तो क्या कुछ सार्थक फल मिला है अब तक आपको? हाँ बिल्कुल अलका जी, ये बातें तो हैं कि अगर अक्सर बच्चे अगर जब आगे बढ़ते हैं तो जो उसके माता पिता हैं वो बहुत खुश होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने को और ज़्यादा इच्छुक होते हैं। उनको देख करके जो अगल बगल के जो गांव समाज के जो और बच्चे होते हैं आस पड़ोस के, उनको देख करके आगे अगर बढ़ रहे हैं तो उनको भी प्रेरित जो है वही करते हैं और उनके भी पड़ोस के भी बच्चे को जो है भेजते हैं। क्योंकि अक्सर हमेशा बच्चे को वही भेजना पसंद करते हैं पढ़ने के लिए जिनके बच्चे की आगे बढ़ें, कुछ अपने परिवार में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अक्सर बच्चे काफ़ी जो अभिभावक हैं जिनको कि जो सिग्नेचर होता है, दस्तखत भी नहीं आता था, तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो सीखें, अपने पापा मम्मी को भी, अपने जो घर परिवार में जो अनपढ़ थे, जो नहीं पढ़े लिखे थे, उनको भी वो अपना एक जो साइन होता है दस्तखत करना वो सिखाएं। तो इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही गर्व होता है। और वहाँ अब तो मैं अलका जी एडमिशन भी नहीं ले पाता हूँ, इतना बच्चे आते हैं जो लाचार और बेबस होते हैं, जो विकलांग हैं, उन सभी खास करके जो लड़कियां हैं उन सब से तो मैं फीस भी नहीं लेता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो शिक्षा मैं देने का काम करता हूं।
बिल्कुल प्रिंस, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही और आपने साथ ही साथ ये जो बताया, ये एक माता पिता को जागरूक करने वाली बात है कि किस तरीके से आप लड़कियों को मोटिवेट करते हैं और बिना फी उसे शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रिंस, एक और सवाल आपसे मेरा है कि आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, काफ़ी सारे बच्चे भी आपके पास हैं, तो इसमें आप जो फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं उनका समय कैसे निकाल पाते हैं और किस तरीके से आपके मन में ये ख्याल आया कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज से भी रूबरू कराना चाहिए? जी अलका जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि बच्चे अक्सर जो है आजकल खेल खेल के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट भी तो जो है एक बैगलेस क्लास स्टार्ट की है हर एक शनिवार को, जब सभी स्कूलों में अब ये स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चे ज़्यादा अब स्कूल में प्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा हो पाती है इन चीज़ों से, तो बच्चे बहुत हैप्पी भी हैं। खास करके मेरा जो एक्टिविटी प्रोग्राम जो भी होता है असेंबली प्रेस सब, उसमें एक साउंड सिस्टम की भी व्यवस्थाएं हैं ताकि बच्चे उनसे माइक से जो है उनको बोले, उनको करें, ताकि वो उसको अच्छा लगे, अच्छा फील हो, उसको बोलने का भी एक जो है वो सीख पाते हैं। हाँ, इन्हीं सब से। तो प्रिंस जी, आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई है। वहीं हमारी तरफ एक और प्रतिभागी हमारे साथ मौजूद हैं, आशुतोष पाठक जी। आशुतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, तो बच्चों को क्या कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया अलका मैम। सबसे पहले तो हम प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी जो हम करवाते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि आने का तो आपके पास समय है, जाने का नहीं है। यानी हम ये नहीं कि केवल बैच पे बैच बनाते जाते हैं और बस बच्चे को 1 घंटे पढ़ा के निकाल दिए, नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम जब सुबह में 11 बजे उन लोगों को क्लास में इन करवाते हैं, तो उसके बाद वो 5 बजेगा, 6 बजेगा, उसके बीच में जितने भी बच्चे आएंगे बस उसमें बैठ के उनको पढ़ना है। उसके अलावा उन लोगों के लिए अलग से एक क्लासरूम की व्यवस्था की गई है कि वहाँ पे सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और एक और चीज़ गर्ल्स के लिए यहाँ पे हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जब आपको बिहार सरकार भी आपको 35% आपको हर विभाग में 35% आरक्षित कर दी है, तो आप लोग क्यों नहीं तैयारी करती हैं? क्योंकि जब महिलाएं जो पढ़ती हैं, देखिए जब पुरुष जो पढ़ते हैं तो सिर्फ ऐसा कहा भी जाता है कि अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब महिलाएं जो पढ़ती हैं, बच्चियां जब पढ़ती हैं, तो पूरे समाज को डेवलप करती हैं। तो इस तरह से हम उनके दिमाग में डालते हैं कि नहीं, आपको पढ़ना है और पढ़ाई के दरमियान जो भी चीज़ें होंगी, जो दिक्कतें होंगी, उसका जो समाधान होगा वो हम लोग बैठ के खुद करेंगे। और ये नहीं कि बस केवल अभी पढ़ लिए और जाकर घर में फिर रख दिए, नहीं। और इस दरमियान आपको एनसीईआरटी जो सरकार की जो किताबें हैं, एनसीईआरटी, वो क्लास 6 से लेकर 12 तक हमारे यहाँ प्रोवाइड हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम उनको समय समय पर बताते रहते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और महिलाओं को जो बच्चियाँ हमारे यहाँ आती हैं, बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं, तो उनको हम ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप जब पढ़िएगा तो पूरे समाज को एक नया आयाम देंगे। आशुतोष जी, आपने हमारे देश की बच्चियों के लिए काफ़ी अच्छा संदेश दिया है। आपने काफ़ी अच्छी बातें कही है कि किस तरीके से आज की बच्चियां अगर पढ़ाई करें तो वो पूरे समाज के लिए पढ़ाई करती हैं और एक तरह से एक के बाद एक वो लोगों को जागरूक करती हैं। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो बच्चे, जो युवा स्वरोजगार करना चाहते हैं, मतलब कि खुद से कुछ भी अपना डेवलप करना चाहते हैं या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहें? हाँ, ये मैम बहुत ही अच्छा सवाल है। और हम कहते हैं कि केवल ये नहीं कि हम सरकारी नौकरी ही करें। आज के डेट में जो डिजिटल इंडिया जो हमारी जो सरकार जो शुरू की है, उसमें बहुत सारे ऐसे स्वरोजगार के अवसर हैं। तो आप निर्णय लीजिए, निर्णय से पीछे नहीं हटिए, और जो आप निर्णय लेते हैं उसको सही तरीके से आप उस आयाम तक जाइए। स्वरोजगार करने से ऐसा नहीं है कि समाज में मुझे वरीयता या अहमियत नहीं मिलती है, अहमियत मिलती है। उसका आपको तरीका होना चाहिए, आपको ईमानदारी पूर्वक उस काम को करना होगा। एक नया समाज में आपको एक संदेश देना होगा कि नहीं, हम कुछ भी करेंगे, हम एक समाज को बदल सकते हैं। तो आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए और आपने काफ़ी अच्छी बातें कही अभी कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो स्वरोजगार कर सकते हैं। तो हम फिर से एक बार रुख करेंगे हमारे प्रतिभागी आभास कुमार की तरफ और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल इंडिया एम्बेसडर के तौर पे आप दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आभास। मैं सर्वप्रथम सभी युवाओं से विनती करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आजकल
के ज़माने में सभी लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप इसका सही सदुपयोग करें और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में अपनी सहभागिता दें। आपके लायक जो भी जन कल्याणकारी योजना अगर चलाई जा रही हैं आपके स्तर की, तो आप उसमें ज़रूर भाग लें। और डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप माईगव एक बेहतर प्लेटफॉर्म है 9th क्लास के बच्चों के लिए, 9th से लेकर जितने भी बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं इसका यूज कर रहे हैं और सरकार आपके द्वार पहुंच रही है, आप इसके माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार से जिस तरह आज के टाइम में बेरोजगारी काफ़ी हावी है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ ऐसे युवा प्रतिभागी मौजूद हैं जिन्होंने बेरोजगारी से जूझते हुए एक नया रोजगार शुरू किया और काफ़ी सफलताएं भी उसमें प्राप्त की है। तो आभास, प्रिंस और आशुतोष जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ इसी कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहें डीडी बिहार के साथ। नमस्कार।